हेलो दोस्तों, रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो सेटेट से संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने ईवीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं ताकि आप सीटेट के एग्जाम में अच्छे नंबर ला करके अच्छे नंबर से क्रैक कर सकें। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और अपने दोस्त साथी के पास भी अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए आज देख सकते हैं यहाँ पर गाइज बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि सीटेट के एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 61 नंबर प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। क्या कह रहा है 61 नंबर प्रश्न? कह रहा है कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। पहला में कह रहा है कि यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। दूसरा कह रहा है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरा कहता है कि यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। चौथा कह रहा है कि यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, इसका क्या आंसर होगा। चलिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तीसरा, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। और अवसर शब्द ऐसे भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, तो आपका तीसरा आंसर सही होगा। पहला में कह रहा है यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मिड डे मील योजना जो है सो मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शिक्षण अधिगम से मिड डे मील का कोई लेना देना नहीं है। ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। चौथा कह रहा है कि यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि बच्चे घर में भूखे पेट रहते हैं, इस वजह से विद्यालय में खाना मिले इसलिए आते हैं। तो आपका ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका सही तीसरा होगा, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। मिड डे मील योजना कार्यक्रम विद्यालय में ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर प्रदान करता है। मिड डे मील जो कार्यक्रम है वह केंद्र सरकार के द्वारा 1995 में किया गया था इसका शुरुआत। और मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? तो मिड डे मील योजना का उद्देश्य है उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को शिक्षण के साथ पोषण उपलब्ध कराना ताकि बच्चों को कुपोषित होने से बचाया जा सके। मिड डे मील कार्यक्रम जो है वो शिक्षण को प्रेरित करने का भी काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर देखेंगे। 62 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। पहला, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। दूसरा, स्कूल बैग का कम वजन। तीसरा, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। चौथा, अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। तो आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, इसका क्या आंसर सही होगा। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, स्कूल बैग का कम वजन, यही आपका आंसर सही होगा। तो आप लोग पहला में देखेंगे क्या कह रहा है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ईवीएस पाठ्यक्रम को ही आधा कम करने की ज़रूरत है, ये भी आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या भी नहीं होगा कि ईवीएस में कम संख्या की ज़रूरत है। चौथा कह रहा है कि अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। तो अबोध मतलब बालक होता है, आप बालक के भार को ही कम नहीं कर सकते हैं, आपको ज़रूरत है स्कूल बैग का कम वजन करना। जैसे आज क्या है कि प्राइवेट संस्थान में बच्चे बहुत सारे किताब यानी बैग में भर कर ले जाते हैं, स्कूल से घर और घर से स्कूल ले जाने के काम करते हैं। उनका रीढ़ की हड्डी जो स्पाइनल कोड होता है वो क्या हो रहा है कि टेढ़े हो जा रहे हैं बच्चे इस तरह से, तो उनका स्पाइनल कोड में दर्द भी होने की संभावना है। इस वजह से इसकी स्कूल बैग की कम वजन कम करने की बात कहा जा रहा है। तो 62 नंबर प्रश्न जो है वो बोझ के बिना सीखना यानी अनुकूल शिक्षण वातावरण को व्यक्त करता है।
बोझ के बिना सीखना जो है अनुकूल शिक्षण वातावरण को व्यक्त करता है। 63 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। पहला, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। दूसरा, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। तीसरा, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। चौथा, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि 63 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा चौथा, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही है। पहला में कह रहा है कि छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, तो आप अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि समावेशी शिक्षा आपके विद्यालय में लागू होते हैं। तीसरा कह रहा है कि कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, तो ऐसा कुछ नहीं है। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले को अलग अलग नहीं कर सकते, आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा। इसलिए 63 के आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। समूह में सीखने से बच्चों में कार्यभार कम होता है और सीखने के प्रति बच्चे प्रेरित रहते हैं, जिससे बच्चों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है बाला का पूरा रूप क्या है। पहला, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। दूसरा, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। तीसरा, अधिगम सहायता के रूप में ब्रेल। चौथा, अधिगम सहायता के रूप में बिल्डिंग्स। तो आप लोग आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन 64 के। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं आपको कौन होगा। तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा, अधिगम सहायता के रूप में बिल्डिंग। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यह अधिगम सहायक सामग्री के रूप में कार्य करता है। बाला जो है शिक्षण कार्य में इंजेक्शन का कार्य करता है। शिक्षण कौशल जो है शिक्षण वातावरण, पाठ्यक्रम सामग्री, नवीन सीखने की तकनीकी, ये सभी अधिगम सहायक में कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आपका पहला ऑप्शन ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, तो ये आपका तो होगा नहीं। दूसरा, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा करें अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, तो ये भी आपका नहीं होगा। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आप बाला का अंग्रेजी इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, बिल्डिंग एज लर्निंग एड होता है। 65 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। पहला, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। दूसरा, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। चौथा, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, यही आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। जैसे वैकल्पिक ढांचा जो है वो नवीन विचारों को प्रोत्साहित करने का काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकल्पिक ढांचा का अर्थ क्या है। तो वैकल्पिक ढांचा जो है नवीन विचारों को प्रोत्साहित करने का काम करता है। वैकल्पिक ढांचा का सर्वप्रथम प्रयोग 1978 में इसले के द्वारा किया गया था। वैकल्पिक ढांचा जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1978 में इसले के द्वारा किया गया था। वैकल्पिक ढांचा बच्चों को स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक तरीकों से अपने विचार को व्यक्त करने का एक अवसर देता है। वैकल्पिक ढांचा के माध्यम से क्या होता है, बच्चों में स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक तरीके से अपने विचार को भी व्यक्त करने का
अवसर देने का काम करता है। इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। चलिए 66 नंबर प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक डॉट डॉट है। पहला अंधविश्वास, दूसरा मिथक, तीसरा वैज्ञानिक तथ्य, चौथा रूढ़िवाद धारणा। तो आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा, रूढ़िवाद धारणा। महिला पुरुषों में तुलना करना, दोनों में कंपेयर करना रूढ़िवाद धारणा को दर्शाता है। महिला को सामाजिक सोच उन्हें मजबूत बनाने से रोकती है। महिलाएं स्वतंत्र नहीं होती, इसीलिए उन्हें पुरुषों के समान आत्मविश्वास नहीं आ पाता है। मगर आज की महिलाएं स्वतंत्र होकर आगे लगातार बढ़ रही हैं। अगला देखेंगे प्रश्न 67 नंबर का रहा है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू और गोवा की स्थिति क्या है। पहला दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, दूसरा पूर्व और पश्चिम, तीसरा पश्चिम और पूर्व, चौथा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर होगा। जो भी भाई बंधु नक्शा भारत के देख लिए होंगे कौन से राज्य कहाँ पर स्थित है, तो आसानी से इस ऑप्शन को कर सकते हैं। और आपको एक प्रश्न इससे संबंधित जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप एक बार भारत के नक्शा जरूर देख लेंगे ताकि आपके राज्य आपके जेहन में बैठ जाए। आपके सामने जब प्रश्न आए तो आप आसानी से इसको हल कर सकें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें इसका क्या आंसर सही होगा। चलिए यहाँ पर हम एक भारत के नक्शा के साथ समझते हैं। जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसी में समझेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पूरब, जो इधर बिहार यहाँ पर स्थित है। तो और यहाँ पर गोवा है, और यहाँ पर आपका ऊपर में चले जाएंगे तो ऊपर में आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर। तो यहाँ से इधर आपका हो जाएगा क्या, पूरब के बाद पश्चिम में आएंगे तो क्या है गोवा हो जाएगा, और यहाँ से ऊपर में जाएंगे तो उत्तर में क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो बिहार के सापेक्ष कह रहा है, तो इधर में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, पूरब पश्चिम, और ऊपर में जा रहे हैं तो उत्तर हो रहा है। तो ऊपर में उत्तर, तो यहाँ पर देख सकते हैं चौथा ऑप्शन बता रहा है, क्योंकि ऊपर में जा रहे हैं तो उत्तर और इधर जा रहे हैं तो पश्चिम, इसके बाद और दक्षिण पश्चिम। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। पहला कह रहा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, दूसरा कह रहा है कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, तीसरा कह रहा है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, चौथा सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में क्या आंसर 68 के सही होगा। चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा आपका सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होता है वह किस स्थिति में सबसे धीमी होती है, तो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होता है, इसलिए आपका पहला आंसर सही होगा। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया तो तब धीमी होगी जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी। तापमान कम या अधिक होने पर भी वाष्पीकरण होते रहता है। कपड़ा फैलाकर रखने पर वह जल्दी सूख जाता है, इसका सटीक उदाहरण है। तो इसलिए आपका पहला हो जाएगा सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। ये आपका वृद्धि तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, इसलिए दूसरा भी नहीं होगा। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, ये भी नहीं होगा। चौथा कह रहा है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, ये भी नहीं आपका होगा। पहला आपका आंसर सही होगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होते हैं। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। पहला ग्राफिक कौशल, दूसरा दिशात्मक कौशल, तीसरा चित्रण कौशल, चौथा स्थितीय कौशल। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर क्या सही होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही, चित्रण कौशल, क्योंकि मैपिंग स्किल जो है इसके माध्यम से स्थान
दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को चित्रण कौशल यानी मैपिंग स्किल के माध्यम से समझा जा सकता है। इससे किसी भी स्थान की स्थिति को पहचाना जा सकता है। इसका उपयोग कई स्थानों को खोजने व स्थिति को जानने में किया जाता है। तो गाइज चलिए आगे देखते हैं। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो गाइज अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और आपको अच्छे से और भी बताने की कोशिश किया जाएगा। तो गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें और वहां पर पूछ सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि किस राष्ट्रीय पठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। पहला एनसीएफ 1975, दूसरा एनसीएफ 2005, तीसरा एनसीएफ 1988, चौथा एनसीएफ 2000। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा एनसीएफ 2000। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पठचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण की सिफारिश की थी। एनसीएफ 2000 के अनुसार विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के रूप में विषयों को विभक्त किया गया था और एनसीएफ 2000 के सिफारिश के बाद इसे एनसीएफ 2005 में स्वीकार किया गया था। बच्चे को एकीकृत में प्राथमिक स्तर पर भी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जाती है। बच्चों को एकीकृत रूप से प्राथमिक स्तर पर भी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है। पहला दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दूसरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तीसरा दक्षिणी क्षेत्र, चौथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती यानी झूम खेती। स्थानांतरित खेती जो होता है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलन है। स्थानांतरित खेती या इसको हम झूम खेती कहते हैं, पर्वतीय व आदिवासी क्षेत्रों में भी इसको किया जाता है। इसे जनजातीय कृषि भी हम कहते हैं। तो चलिए आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नंबर प्रश्न कह रहा है नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। दूसरा, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तीसरा, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। चौथा, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे 72 के कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। नदी बांध से उत्पन्न जलवायु के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, निगेटिव प्रश्न है। तो आप लोग प्रश्न निगेटिव को देखते हुए ऑप्शन को सही करेंगे, क्योंकि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यही आपका निगेटिव है। बाकी आपका पहला ऑप्शन बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, आपका पॉजिटिव है। तीसरा कह रहा है कि यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। चौथा, जलवायु सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन भी पॉजिटिव है, चौथा भी पॉजिटिव है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही आपका निगेटिव प्रश्न है। क्योंकि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है, ये नहीं होगा। नदी के बांध से जल विद्युत की उत्पत्ति होती है, वहीं यह पानी व हवा को बिना प्रदूषित किए सिंचाई सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का काम करता है। 74 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो पहला जलवाष्प, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मीथेन, चौथा ये सभी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा।
तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ये सभी होगा। जलवाष्प भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा जलवाष्प आदि ये सब क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस हैं। चौथा ऑप्शन सही होगा, इसलिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये भी सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। चलिए आगे देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? नेगेटिव प्रश्न है। पहला कह रहा है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। दूसरा, ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती है। तीसरा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। चौथा, ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली यानी कम होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा 74 के। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से इसलिए प्रभावित नहीं होते क्योंकि वह अधिक ऊंचाई पर है और हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं, जिससे कम वर्षा होती है। भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो लद्दाख क्षेत्र जो है भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो पहला कह रहा है क्लोरीन, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा सल्फर। तो आप लोग आंसर करें, इसका आंसर क्या होगा 75 के। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ताजमहल के पीले होने का कारण यही है कि वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड है। यह गैस वायुमंडल की नाइट्रस ऑक्साइड से मिलकर अम्लीय यानी विषैली गैसों का निर्माण करता है और यह गैस अम्लीय वर्षा के रूप में ऐतिहासिक इमारतें पर गिरकर प्रभावित करती है। सल्फर डाइऑक्साइड की उत्पत्ति इसका मथुरा में उपस्थित रिफाइनरी से होती है, क्योंकि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलते हैं जो रिफाइनरी होते हैं, जहाँ पर रिफाइनरी का उत्पन्न ज़्यादा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है गोलकुंडा किला किसने बनवाया? तो पहला पल्लव राजवंश, दूसरा चोल राजवंश, तीसरा चालुक्य राजवंश, चौथा काकतीय राजवंश। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा, काकतीय राजवंश ने गोलकुंडा किला को बनवाया, उन्होंने ही निर्माण करवाया था। इसका संस्थापक कुली कुतुब शाह था। कुतुब शाही की प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? गोलकुंडा में, जो 17वीं सदी तक हीरे के विश्व प्रसिद्ध बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। और आज यहाँ वर्तमान में चार मीनार एवं हुसैन सागर झील अवस्थित है। किले को मरम्मत प्रताप रुद्र के द्वारा करवाया गया था। जो एक किला था गोलकुंडा किला, इसको प्रताप रुद्र के द्वारा मरम्मत करवाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए 77 नंबर प्रश्न कहता है 15 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ये आपका न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल हम एक बार आपको बताएंगे, इसलिए पहले हम इधर करते हैं। 78 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? पहला भार, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, चौथा संवेग। तो आप लोग कमेंट में आंसर करें कौन सा आंसर सही होगा। अदिश राशि पूछा जा रहा है, तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान। अदिश राशि किसे कहते हैं? तो जिस भौतिक राशि में परिणाम होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे में दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, ये सब अदिश राशि हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं? तो जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिणाम तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे में वेग, बल, संवेग, भार, गुरुत्वाकर्षण, ये सब सदिश राशि हैं। चलिए आगे देखते हैं। 69 क्या कह रहा है? एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती। कोई प्रकाश की किरण गुजर नहीं सकती। पहला उत्तल, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी, चौथा पारदर्शी।
तो आप लोग कमेंट में आंसर करें, इसका क्या आंसर होगा 79 के। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा अपारदर्शी। अपारदर्शी में कोई प्रकाश किरण पुंज नहीं गुजर सकती है। अपारदर्शी क्या होता है? तो वैसी वस्तु जिसमें होकर प्रकाश की किरण नहीं गुजरती या इससे प्रकाश की किरणें आसपास नहीं होती, उससे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे में लकड़ी का टुकड़ा या दीवार, ठोस वस्तु, इसमें क्या होता है कि प्रकाश जो है आर पार नहीं होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। रोशनी जो होता है लकड़ी के पार नहीं हो सकता, या दीवार पर जब मारते हैं तो लाइट, तो दीवार के पार रोशनी नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको हम अपारदर्शी कहते हैं। लकड़ी के गुटके पर हम जब टॉर्च को बारेंगे तो उसका प्रकाश जो होगा लकड़ी के गुटके से पार नहीं हो सकता, इधर ही रह जाता है। दीवार पर भी जब हम लाइट को जलाएंगे तो ये भी आपका इधर ही रह जाता है, ये भी आपका पार नहीं हो सकता, यानी ठोस वस्तु पर भी नहीं हो सकते, इसीलिए इसको अपारदर्शी कहा जाता है। जिसका रोशनी आर पार नहीं होता लाइट जलाने पर, वह अपारदर्शी होता है। ये तीसरा पारभासी समझते हैं। तो पारभासी, इसमें वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है। पारदर्शी क्या होता है? तो पारदर्शी में होता है इसमें वस्तु आर पार दिखाई पड़ती है, क्योंकि इससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। जब कोई भी प्रकाश पारदर्शी पर पड़ता है तो इसका जो किरण होगा, इसका किरण इस तरफ से उस तरफ चला जाता है, यानी आर पार हो जाता है, उसको हम पारदर्शी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? पहला में 10 N, दूसरा में 60 kg, तीसरा में 10 kg और चौथा में 60 N। तो कौन सा आंसर होगा? आप लोग आंसर करेंगे 80 के। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा 10 kg। किसी वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। पृथ्वी पर स्थित भार चंद्रमा पर स्थित वस्तु के भार का 6 गुना होता है, परंतु पृथ्वी तथा चंद्रमा दोनों का जो सतहों पर द्रव्यमान बराबर होते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता, इसलिए चंद्रमा पर स्थित वस्तु का द्रव्यमान जितना होता है उतना ही पृथ्वी पर द्रव्यमान होगा। चलिए आगे देखते हैं। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। इतना आप याद रखेंगे कि किसी भी पृथ्वी पर स्थित भार चंद्रमा पर स्थित भार वस्तु के 6 गुना होता है, परंतु पृथ्वी तथा चंद्रमा दोनों सतहों पर द्रव्यमान बराबर होते हैं। चलिए आगे 81 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है एक विलेय की विघटन दर ... पर निर्भर करती है। पहला भार, दूसरा दबाव, तीसरा तापमान, चौथा सतह क्षेत्र। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, इसका आंसर क्या होगा 81 के। तो चलिए 81 का आंसर तीसरा हो जाएगा तापमान। किसी विलेय विघटन दर तापमान पर निर्भर करती है। तापमान से विलेय के पदार्थों का विखंडन होता है, जिससे पदार्थों के मध्य अंतःक्रिया होती है, जिससे विघटन दर प्रभावी होती है। चलिए आगे देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? पहला, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। दूसरा, कक्षा में बहस आयोजित करना। तीसरा, समूह चर्चा। चौथा, पोस्टर बनाना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। यही आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि सुषमा चाहती है कि छात्रों को पेड़ के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जब संवेदनशील तब बनेगा बच्चा जब उसके पौधों को अपनाने के लिए कहेगा कि एक पौधा ले लो और उसको लगा दो और उसका पानी देते रहो, उसको देखभाल करते रहो।
यानी उसको पोषित करने में मदद करते रहना, यही सबसे अच्छा होगा। दूसरा तो आपका होगा नहीं कि कक्षा में बहस आयोजित करना, ये बहस करने से संबंधित कुछ नहीं होगा, इसलिए आपका ये गलत है। तीसरा समूह चर्चा, तो इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। पोस्टर बना के रख देने से भी कुछ होने वाला नहीं है पेड़ संरक्षण के रिलेटेड से। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। 83 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? जो निगेटिव है उसको चुनना है। पहला कह रहा है कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलनी जिनसे वे पीड़ित थे। दूसरा, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। तीसरा, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। चौथा, इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका 83 का आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा, बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाना। क्योंकि निगेटिव प्रश्न है इसलिए आपका डाटा हैंडलिंग से कोई संबंधित नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा आपका पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया। उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो आपका चौथा आंसर हो जाएगा, क्योंकि डाटा हैंडलिंग से संबंधित इसमें कुछ नहीं है। आपका पहला, दूसरा, तीसरा ये पॉजिटिव हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? पहला, मानववादी दृष्टिकोण। दूसरा, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तीसरा, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण। चौथा, अन्वेषण दृष्टिकोण। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें इसका क्या आंसर सही होगा 84 के। तो 84 का आपका चौथा हो जाएगा अन्वेषण दृष्टिकोण। अन्वेषण दृष्टिकोण के माध्यम से इससे अनुभव कराया जा सकता है। 85 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि पहला, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। दूसरा, यह सस्ता और सुलभ है। तीसरा, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है। चौथा, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर सही होगा। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अवसर शब्द यहाँ पर पॉजिटिव टैगवर्ड्स हैं, ऐसे भी टैगवर्ड्स के हिसाब से आपका चौथा आंसर ही सही है। पहला, शिक्षण अधिगम में बच्चे के वातावरण में पारिवारिक परिवेश, आस पड़ोस, समुदाय आदि को शामिल किया जाता है। इससे बच्चे अपने अनुभव को ग्रहण करते हैं और प्रेरित भी करने का काम करते हैं। 85 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पहला में कह रहा है पाठचर्या से बाहर जाना। दूसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। तीसरा में कह रहा है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। चौथा कह रहा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। समृद्ध करने का तात्पर्य क्या होता है? तो पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना ही समृद्ध करने का तात्पर्य होता है। 87 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कक्षा 3 के छात्रों को रामा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे
एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पहला, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। दूसरा, परिवार की परिभाषा गलत है। तीसरा, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। चौथा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। सर चौथा हो जाएगा शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, क्योंकि कक्षा में विभिन्न सोच व क्षमता वाले बच्चे शामिल होते हैं, इसलिए समावेशी शिक्षण को अपनाया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षण के दृष्टिकोण के अभाव में बच्चों में समझने की प्रकृति प्रभावित होता है। 88 में देखेंगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस में गतिविधि यानी गतिविधियां हैं? पहला, श्यामपट्ट का उपयोग। दूसरा, चित्र पढ़ना। तीसरा, फील्ड भ्रमण। और चौथा, ये सभी। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, ये सभी। पहला भी होगा श्यामपट्ट का उपयोग, दूसरा होगा चित्र पढ़ना, तीसरा होगा फील्ड भ्रमण, ये सभी होंगे। ईवीएस को पढ़ाते समय कक्षा में शामिल गतिविधि जैसे श्यामपट्ट का उपयोग, फील्ड भ्रमण, चित्र पढ़ना, इसका उदाहरण देकर समझाना, कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को समझने के लिए विभिन्न गतिविधियों को अपनाया जाता है, जिससे बच्चों में सीखने की क्षमता का विकास होता है और सीखने के प्रति रुचि बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं। 89 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि है? पहला, विषयगत। दूसरा, एकीकृत। तीसरा, समावेशी। चौथा, ये सभी। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ये सभी। इसका विषयगत भी होगा, एकीकृत भी होगा और समावेशी भी होगा, ये सभी होगा। इससे बच्चों में बौद्धिक विकास का बढ़ावा मिलता है। 90 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो पहला में कह रहा है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। दूसरा, कि यह एक अवैध कार्य है। तीसरा, सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। चौथा, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर चौथा हो जाएगा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को जागरूक करना तथा संवेदनशील बनाना, सपेरे सांपों को नुकसान न पहुंचाएं। आई होप हम आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे आशा करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो गाइज़ यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। तो गाइज़ आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।